है टिकी होती है वो प्योरली होती है इन्वेस्टमेंट पर। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। कैसी कंट्री है? डेवलपिंग। डेवलपिंग होने का मतलब क्या? ग्रोइंग कंट्री। अभी पूरी तरह से ग्रो हो चुकी है क्या? नहीं। नहीं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं लिमिटेड कैपिटल है। अब अगर हमें अपने देश की इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को बढ़ावा देना है तो हमें पैसा जो है फॉरेन सोर्सेस से भी मंगाना पड़ेगा। ये फॉरेन सोर्सेस क्या हो सकते हैं? ये फॉरेन सोर्सेस हो सकते हैं फॉरेन के इन्वेस्टर्स। सही बात है, गलत बात है? यस कौन हो सकता है? फॉरेन कंपनीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। और भी अदर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो हमारे देश के नहीं है। कहाँ के हैं? फॉरेन के फॉरेन के। तो इनको ये परमिट किया जाता है कि अगर आप इंडिया में चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि आप या तो किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लो। क्या खरीद लो? शेयर्स या तो इंडिया में ही अपनी एक होल्डी ओन सब्सिडरी बना लो। क्या बना लो? होली ओन सब्सिडी होल्डी ओन सब्सिडरी बना लो। होल्डी ओन सब्सिडरी का मतलब आप रहोगे फॉरेन में लेकिन आपकी सब्सिडरी के तौर पे वो कंपनी भारत में काम कर रही होगी। ठीक है। शेयर खरीदना मतलब शेयर होल्डिंग उठाना। क्या उठाना? शेयर होल्डिंग या तो किसी और तरीके से कॉर्पोरेट फंडिंग कर दो। क्या कर दो? मतलब पैसा भेज दो। ऑपरेट ये पैसा आ कहां से रहा है? दूसरे देशों से। तो हमारे पॉइंट ऑफ बाहर से क्या हुआ? फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में एफडीआई। तो अब आप बताओ आपको एफडीआई वर्ड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? वो पैसा यस जो हमारे कॉर्पोरेट्स में फॉरेन सोर्स से लगता है उसको क्या कहा जाता है? एफडीआई लगाने के FDI। क्या क्या? शेयर्स खरीदेंगे, होल्डी ओन यस सर बनाएंगे और दूसरी तरीके से फंड कॉर्पोरेट फंडिंग कर सकेंगे। पहले बताओ इतनी पूरी कहानी समझ आई कि नहीं आई? यस सर और यही काम यदि हम किसी दूसरे देश में करते हैं तो उसको ओडीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडीआई ओडीआई मतलब होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बोलो, क्या बोला मैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ कोल माइंस परचेज करी है तो ये एफडीआई है कि ओडीआई है? ओडीआई ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फेसबुक और अंबानी मिलकर इंडिया में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं तो ये क्या है? एफडीआई एफडीआई। अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। क्या आ रहा है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है। तो उसमें क्या होगा? फॉरेनर्स को भी अलाउ किया गया कि वो भी आके पैसा लगाएं। तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे? एफडीआई एफडीआई में। पहले आप बताओ एकदम अच्छे से एफडीआई का मतलब समझ आ गया क्या? यस सर आगे बढ़ सकते हो क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये वीडियो भेज दो यस करके देख लेना बेटा। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, उन्हें आगे खींचेगा। ठीक है। यस सर ये एनोटेशंस होते हैं, ये क्या रह जाते हैं क्योंकि स्क्रीन पे हो रहा है, नोट्स पे नहीं हो रहा है। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट से करते हो तो फिर वो नोट्स पे होता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई ना जो बोला मैं? यस सर अब आज की क्लास में क्योंकि हमारी एफडीआई की पहली क्लास है तो हम इसमें क्या करेंगे? पूरी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस जैसे देखिए सबसे पहली डेफिनेशन क्या दी हुई है? एडी वन बैंक। यहाँ पे एडी का मतलब ऑथराइज्ड डीलर। क्या? ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड डीलर कौन होता है? जो आपके लिए मनी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? मनी चेंज बेसिकली एडी कैटेगरी वन बैंक किनको कहा जाता है? तो जितने स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं जो आरबीआई के लिस्ट में है, स्टेट बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं, जिनको फेमा लॉ में ऑथराइज कर दिया गया। किस लॉ में?
FEMA law. कि वो हर प्रकार के कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को एनेबल कर सकते हैं, उन्हें एडी कैटेगरी 1 बैंक कहते हैं। आप सभी लोगों को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे बैंक जो आपको ये करने में हेल्प करेंगे, खुद ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे, उन बैंकों को क्या कहा जाएगा? एडी कैटेगरी। AD category 1 bank. भूलोगे तो नहीं इस बात को? No, sir. नहीं। अच्छा, अगला तुम पढ़ना ऑथराइज पर्सन को। किसको पढ़ना? Authorized person. ऑथराइज पर्सन मतलब ऑथराइज डीलर होता है, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AD. मनी चेंजर होता है। मनी चेंजर कौन होता है? जो मनी एक्सचेंज करते हैं। या फिर ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? Offshore banking. किसको किसको ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट का मतलब पता है? Yes, sir. Yes, sir. इंडियन बैंक की वो ब्रांच जो फॉरेन में सिचुएटेड है, Foreign security. या फिर एक और जगह है, आप बताओ कहाँ पे? Sir, SEZ. SEZ. SEZ में सिचुएटेड है, उसे क्या बोलते हैं? Offshore. Banking unit. इस पर्सन किसको किसको कहा जा रहा है? ऑथराइज डीलर को, मनी चेंजर को, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको फेमा लॉ में क्या कर दिया गया है? ऑथराइज कर दिया गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। किस में डील कर सकता है? Foreign exchange. इन लोगों को बेसिकली ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। तो सर ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक और ऑथराइज पर्सन में क्या फर्क आ रहा है? तो यहाँ पर केवल बैंक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? Bank. और यहाँ पर्सन बड़ा टर्म है जिसमें सब कुछ आ जा रहा है। क्या क्या? ऑथराइज डीलर भी, मनी चेंजर भी, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी, या कोई भी पर्सन जिसको फेमा लॉ में ऑथराइज कर दिया गया है कि यार तुम क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. समझ आया कि नहीं आया? Yes, आ sir. गया sir. अच्छा, उसके बाद बारी आती है कैपिटल वर्ड की। किसकी बारी आती है? Capital. कैपिटल का मतलब बेटा होता है इक्विटी शेयर। क्या होता है? Equity. या फिर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। क्या? Convert. या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या? Convertible debenture. कॉमन क्या है सब में? कॉमन चीज क्या है? कन्वर्टिबल Convert हो सकते हैं. कन्वर्टिबल होना जरूरी है। अगर एक कंपनी ये बोले कि मैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो है एक फॉरेन सोर्स को इश्यू करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो नहीं कर सकते। अगर आपको फॉरेन से पैसा चाहिए तो नंबर 1 आप या तो इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, या तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, या तो फिर कन्वर्टिबल। Convert. Yes. समझ में आई मेरी बात? ये बताओ Yes, sir. एकदम अच्छे से आई कि एकदम कबाड़ा हो गया, आधी अधूरी है? आ गई। आ गया sir, अच्छे से. कोई दिक्कत? अब इन लाइंस को एकदम अच्छे से पढ़ लो। Preference share in convertible debenture shall be required to be fully paid and should be mandatory and fully convertible. कभी भी जब भी प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर आप इशू करोगे तो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा उसका, और फुल्ली कन्वर्टिबल होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जो बच जाए। पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर या पूरा का पूरा जो आपका डिवेंचर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता हो। बताइए कोई दिक्कत? No, sir. वारंट मतलब एक राइट होता है कि अभी तो शेयर नहीं मिलेंगे लेकिन फ्यूचर में जाके मिल सकते। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करना, इतना ऐसे जैसे जैसे मैंने मार्किंग करी कर देना। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. आपको डेफिनेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes. कैपिटल वर्ड अपन ने कंप्लीट कर दिया। हम इसमें श्योर है कि सर हमसे कैपिटल वर्ड तो बन जाएगा। चलो ठीक है। अब कैपिटल वर्ड करने के बाद हमारा अगला आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब आप बताओ मेरे को क्या होता है? जिसमें एसेट और लायबिलिटीज चेंज हो जाती हैं. वेरी गुड। तो आप इसको लिख पाओगे कि मेरे को समझाना पड़ेगा? लिख लेंगे सर. उसके बाद बारी आती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। किसकी बारी आती है? Competent authority. कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको अप्रूवल देने की पावर दे दी जाए उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Competent authority.
चाहे वो मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट है, जिसको पावर दे दी गई है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दे सकता है, क्या दे सकता है? अप्रूवल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमारे देश में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आरबीआई है। कौन है? RBI। आपको इसमें कोई तकलीफ हो तो आप बता दो। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आपको मेरी बात Yes, समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर है? आगे सर। अच्छा, अगला शब्द आपके लिए क्या दिया हुआ है? कंट्रोल। दो एस्पेक्ट में बात करते हैं, पहले कंपनी की। किसकी? कंपनी में आपको आता है, कंपनी में आपका कंट्रोल कब आता है? जब आप कितने से ज्यादा शेयर खरीद। जब शेयर खरीदेंगे तो कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर आपके हाफ से ज्यादा मैं 50 शेयर कैपिटल है या 50% से ज्यादा आपके पास शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे ताकतवर हो उस कंपनी में। मतलब वहां पर जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर होगी वो किसके पास होगी? आपके पास होगी। पूरा मैनेजमेंट किसके हिसाब से चलेगा? तुम्हारे ठीक है, तो ये किसका एस्पेक्ट हो गया? कंपनी का। लेकिन आजकल कंपनी के साथ साथ एक और बहुत प्रिविलेंट बिजनेस चल रहा है जिसमें एफडीआई आ रही है, वो है एलएलपी। क्या? LLP। एलएलपी में कंट्रोल का मतलब होता है राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी पार्टनर्स। क्या? राइट टू मेजॉरिटी पार्टनर्स। अधिकार मिल जाता है कि आप मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि आपका कंट्रोल आ गया। क्या आ गया? आपको कंट्रोल कितना समझ आया ये बताओ। यस सर। अच्छे से है कि आधा अधूरा? क्लियर है? ठीक, हर एक टर्म काम आएगा बेटा। नेक्स्ट टर्म क्या लिखा है? कन्वर्टेबल नोट। पहले तो ये समझो, नोट एक फॉर्म ऑफ डेप्थ है। क्या है? जो बाय नेचर अनसिक्योर्ड होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ डेप्थ जो बाय नेचर अनसिक्योर्ड होती है, और इसे वापस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सहित करना होता है। तो कन्वर्टिबल नोट क्या होंगे ये बताओ। कन्वर्टिबल नोट ऐसे नोट जो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर में। किसमें? किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर हो सकते हैं। जनरली ये कन्वर्टिबल नोट जो होते हैं ये स्टार्टअप कंपनीज को अलाउ किया गया है। किसको अलाउ किया गया है? स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज को उधारी देनी हो तो उतना तो उनके पास रखने के लिए सिक्योरिटी है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? नोट इशू कर सकते हैं। क्या इशू कर सकते हैं? नोट। अब जिसने भी नोट खरीदा या तो उसकी पेमेंट दे दे, या तो वो चाहे तो इन नोट को किस में कन्वर्ट करा सकता है? उस स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बोलना, आपको बात समझ आई कि गई? आ भाई गई सर। एक लोन है, ये लोन स्टार्टअप कंपनियां उठाती हैं। जिसने इस नोट को लिया है या तो अपनी पूरी रीपेमेंट दे दे 5 साल के अंदर, या तो क्या करे? इस स्टार्टअप कंपनी के क्या दे दे? इक्विटी शेयर दे दे। इक्विटी शेयर्स। सभी लोग को मेरी बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? ये बताओ आ गई सर। आया? अपूर्वा समझ आया बेटा? यस सर कन्वर्टिबल नोट का भी हो गया भाई आपका। अब कन्वर्टिबल नोट के बाद आपका आता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आप बताओ इसका मतलब। सर रिसिप्ट जो बाहर इसकी कैसी होती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट? ये बोलो यस सर। कैसी कैसी डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है? बोलो। सर दो तो अमेरिकन ADR GDR। एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, 3 बताया हूँ आपको मैं कभी भी। IDR। हाँ आईडीआर यस सर। आईडीआर मतलब क्या? इंडियन डिपॉजिट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपको समझता है कंसेप्ट? यस सर। यस सर। चलो तो अब इस पे बढ़ते हैं हम लोग।
ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। बहुत सारी डेफिनेशन है, एक एक को बहुत पेशेंटली करना। चैप्टर से ज्यादातर डेफिनेशन ही पूछता है। क्या पूछता है? डेफिनेशन। तो कल के मत लेना, हर डेफिनेशन को अपने को एकदम अच्छे से करना है। तो अपनी अगली डेफिनेशन, जैसे मैं मान के चलता हूँ आपसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट बन जाएगा। तो अब आपको जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी की, जिसको ओसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OCB मतलब बता दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या सोसाइटी या कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉर्पोरेट बॉडी है, यदि उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 60% शेयर अगर किसी एनआरआई के पास है, किसके पास है? NRI या किसी ट्रस्ट के पास है, एनआरआई या फिर ट्रस्ट के पास है, तो उसे अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं। ये बात ध्यान रहेगी। अगर किसी Yes, sir. कंपनी में या पार्टनरशिप में या कोई और कॉर्पोरेट बॉडी में कितने परसेंट से ज्यादा 60% के पास है एनआरआई के पास या फिर ट्रस्ट के पास इंडिया का ट्रस्ट की ओवरसीज ट्रस्ट ओवरसीज ट्रस्ट से, तो अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी कह जाती है। बताओ कोई दिक्कत? नो सर बनेगा आपसे ये? यस क्लैरिटी है आपको बेटा? यस सर Yes, sir. ओके। अब ये हो गया। एफसीसी भी बताना पड़ेगा कि जानते हो? जानते हैं सर एफडीआई बताना पड़ेगा, समझते हो? यस सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यस सर समझते हो क्या होता है? बताओ। जो बाहर पे एक फॉरेन इन्वेस्टर जो सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन, तो इंडिया की बहुत सारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर बताना पड़ेगा, समझते हो? सर न्यू कम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो है जो सेबी का रजिस्टर है और इंडिया में रिस्की बिजनेसेस में पैसा लगाता है। किस में पैसा लगाता है? रिस्की बिजनेस गवर्नमेंट रूट मतलब वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें पैसा लगाने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। किसकी परमिशन लेनी होती है? यस सर गवर्नमेंट आप बताओ, अच्छे से क्लियर हो गया ये? यस सर अच्छा, उसके बाद बारी आती ग्रुप कंपनी की। किसकी? ग्रुप कंपनी ग्रुप कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 26% से ज्यादा शेयर होता है। कितने से ज्यादा शेयर होता है? 26% से ज्यादा शेयर, और वहां पे वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ताकत रखते हैं, उसे ग्रुप कंपनी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर अब उसके बाद आना इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। किस पर आना? इंडियन वेंचर थोड़ा सा आईएमपी लिखना, आईएमपी है ये, ध्यान रखना आगे भी काम आएगा। एक यस सर इंडियन कंपनी, कौन सी कंपनी? इंडियन जो कंपनी में लिस्टेड नहीं है। कहाँ लिस्टेड नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज और जिसका काम है गुड्स प्रोड्यूस करना या सर्विसेज देना, पर इसमें उन गुड्स को नहीं माना जाता जो सेबी की नेगेटिव लिस्ट में। किस लिस्ट में? नेगेटिव लिस्ट। आने वाले समय में 7 नंबर के हम इस नेगेटिव लिस्ट को पढ़ेंगे, जैसे प्लांटेशन का वर्क नहीं कर सकते आप, चिट फंड का काम नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? यस सर इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स या ऐसे ही वो ट्रस्ट जो आपके पैसे को लेकर किसी एक प्लेस पर लगाते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नो सर आपको टर्म समझ आ रहे हैं ना अच्छे से? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? सारे टर्म्स क्लियर हो रहे हैं? यस सर बाकी सभी लोग हाँ या ना? यस सर Yes, sir. नेक्स्ट बारी आती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? इन्वेस्टमेंट Investment.
कंपनी एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने केवल दूसरी इंडियन कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। किसमें पैसा लगाया है? दूसरी इंडियन कंपनीज में। उसके अलावा कहीं और पैसा नहीं लगा इसका। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लगा तो इंडियन कंपनी में है, ठीक है, पर जिसका होने वाला फायदा या मनी आउटसाइड इंडिया जाएगा। कहाँ जाएगा? आउटसाइड इंडिया। जैसे अगर मान लो एक फॉरेनर ने इंडियन कंपनी में शेयर खरीदा, ठीक है, तो उसने एक इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड होगा तो कहाँ जाएगा? उसके फॉरेन अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। Yes. इसको रिपेट्रिएबल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? repatriate basis. ये जेवी, एलएलपी, मैन्युफैक्चर तीनों टर्म कर लोगे कि समझाना पड़ेगा? हो जाएगा सर। जो समझाने वाले वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सारी डेफिनेशन को एकदम आराम से अपने जीवन में समय देके आज पढ़ देना, ठीक है? यस सर। कोई तकलीफ इसमें आपको? नो सर। एनआरआई का मतलब समझते हो क्या होता है? टैक्स में पढ़े हो क्या? यस सर। यस सर। क्या होता है एनआरआई? सर जो 180 आउटसाइड days से कम है। इंडिया कम में है रहता है पर सिटीजन कहाँ का है? सर। हाँ। इंडिया का सिटीजन है। सिटीजन इंडिया का है पर रेसिडेंट नहीं है, रहता रेसिडेंट नहीं है, बाहर। बाहर रहता है। आप पढ़ पाएंगे एनआरआई? यस सर। Yes, sir. पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, Yes. कि समझते हैं? यस सर। पर्सन समझते ऑफ हैं। इंडियन ओरिजिन, वीआईएमपी लिख लेना बेटा इसको। पीआईओ वीआईएमपी है। एनआरआई अलग बंदा था, भारत का सिटीजन है पर भारत में नहीं रहता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी दूसरे देश का सिटीजन है जो कभी एक समय पर भारत में था, मतलब कभी एक समय पर जिसके भारत का पासपोर्ट था, जिसके दादा परदादा जो है वो कहाँ रह चुके हैं? इंडिया में रह चुके हैं, इंडिया। जिसकी वाइफ Undivided India. इंडियन सिटीजन। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। Nice. इसके बाद आता है हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बताना पड़ेगा कि समझते हो? समझते हैं सर। कोई तकलीफ नहीं है Yes, इसमें? sir. नो No, सर। sir. बाकी ये सब डेफिनेशन ऐसी है, काम की नहीं है अपने, काम की वाली पढ़ेंगे। ये टीडीआर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट का मतलब होता है कोई भी लैंड जिसको इसलिए एक्वायर किया गया है, अरे यार, कोई भी जमीन जिसको इसलिए एक्वायर किया गया है, क्या कर रहा हूं यार मैं, क्यों हो रहा है? इसलिए एक्वायर किया गया है ताकि उसमें गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क कर सके। क्या कर सके? डेवलपमेंट वो। इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर जमीन पे कब्जा कर दिया गया, वहां पे बस स्टैंड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बस स्टैंड। तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट है। तो जिसकी जमीन है उसको अच्छा खासा कंपनसेशन भी दे देते हैं कई बार। आई मेरी बात समझ में? यस सर। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट? समझ आया कि नहीं आया? अब आप इसको क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इसमें एफडीआई अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है? एफडीआई। क्योंकि FDI. केस में एफडीआई अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? यस सर। इतनी डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। पूरी डेफिनेशन आज की क्लास में खत्म हो गई, ठीक है? अपने को 3 Yes, sir. क्लास लगेगी इस चैप्टर में। आज की एक क्लास हो गई, कल की और परसों की क्लास। ठीक है बेटा, यस सर। ये आप कर दो, आपके लिए काफी है आज। इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको, है ना? यस सर। ये कर। थैंक यू सर। Thank you.